अगर आप मुझसे ये पूछें कि सिर्फ एक बुक अगर इन्वेस्टिंग के लिए पढ़नी हो तो वो कौन सी बुक होगी, तो मैं कहूँगा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। इनफैक्ट मैं क्या, दुनिया का लगभग हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर इस बुक को सजेस्ट करता है। वॉरेन बफेट तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ये बुक ना होती तो वो इतने सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाते। तो हे गाइस, दिस इज़ बॉय के, और आज की इस वीडियो में हम इस बुक की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे रिस्क को मिनिमाइज़ करके अच्छे स्टॉक्स पिक किए जा सकते हैं, और हम कुछ ऐसे की पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो कि हर इन्वेस्टर को कोई भी इन्वेस्टमेंट करते टाइम अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज़, डू यू नीड हाई IQ फॉर हाई रिटर्न्स? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर आइजैक न्यूटन ने एक बार जब यूके में साउथ सी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे थे जो कि उस टाइम बहुत डिमांड में थे, कुछ टाइम बाद उन्होंने वो स्टॉक्स बेचे और तब उन्हें 7,000 यूरोज़ का प्रॉफिट हुआ और वो खुद को एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समझने लगे। और फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने दोबारा साउथ सी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लिए, मगर इस बार उनके स्टॉक्स खरीदते ही उसकी डिमांड कम हो गई और उन्हें 20,000 यूरोज़ का नुकसान हुआ। जिस पर उन्होंने ये कहा कि उन्हें साइंस के बारे में तो बहुत कुछ पता है, मगर उन्हें लोगों के मूड के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है। और उन्होंने फिर खुद से ये वादा किया कि वो दोबारा कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। अब ऑथर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए हमें हाई IQ की नहीं, बल्कि सिर्फ 3 बेसिक हैबिट्स की ज़रूरत है। वो है डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, मीन्स अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। अब दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन यानी गैम्बलिंग। आप जब भी बिना रिसर्च किए स्टॉक्स पिक करोगे तो उसे स्पेकुलेशन ही कहेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं। और शायद स्पेकुलेशन में आपको एक आध बार या 2 3 4 बार प्रॉफिट हो भी जाए, मगर लॉन्ग टर्म में लॉस ही होगा। और ज़्यादातर स्पेकुलेटर्स की वजह से उनके ब्रोकर्स का फ़ायदा होता है, क्योंकि वो हर ट्रांजैक्शन की ब्रोकरेज फ़ी पे कर रहे होते हैं। अब स्पेकुलेशन से बचने के बहुत से तरीके हैं। अब सबसे पहले हमें ये करना है कि हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, हमें उसके प्रॉस एंड कॉन्स समझ लेने चाहिए। जैसे कि क्या उस कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, या फिर उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कंपनी पर डेट कितना है, कंपनी के नेट एसेट्स या प्रमोटर होल्डिंग के बारे में भी हमें समझना चाहिए। और कंपनी की ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी, और ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपको गूगल पर मिल जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है अवॉइड हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। हम जब भी स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदें तो हमें कभी उससे हाई रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ, जो कि बहुत ऑब्वियस से भी है क्योंकि ये हमारे हाथ में तो है नहीं, अगर हमें उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिले तब हम पैनिक हो जाएंगे, और हम पैनिक होकर कोई ना कोई गलती ज़रूर कर देंगे। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते टाइम हमें कभी भी पैनिक नहीं होना है। इन्वेस्टिंग या शेयर मार्केट में ऑथर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने से दूर रहने के लिए बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी शेयर को उसी दिन खरीद कर उसी दिन बेच दो। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप इंट्राडे सेक्शन में गए और आपने सुबह 9 बजे विप्रो के कुछ शेयर्स खरीद लिए। तो क्योंकि आपने इंट्राडे सेक्शन चूज़ किया है, तो आपको मार्केट बंद होने से पहले, यानी 3 बजे से पहले पहले जब मार्केट क्लोज होता है उससे पहले अपने शेयर्स आपको बेचने हैं। और अगर आपने अपने शेयर्स नहीं बेचे तो 3 बजे मार्केट में जो भी रेट चल रहा होगा तो उसी रेट पर आपके शेयर्स आपके अकाउंट से अपने आप बिक जाएंगे, और फिर आपको चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट। अब अगर शेयर्स के रेट बढ़े होंगे तो प्रॉफिट होगा, और अगर शेयर्स के रेट कम हुए होंगे तो आपको लॉस होगा। इसलिए इसमें आपके हाथ में कुछ नहीं होता, और इसकी ब्रोकरेज फ़ी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब पॉइंट नंबर 3 इज़ डोंट बाय ऑन नंबर्स ओनली। 90s में जब ACC सीमेंट का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ तब उसके एक शेयर का प्राइस 200 रुपये से बढ़ते बढ़ते 9,000 तक पहुंच गया। एक्चुअली ये तो एक स्कैम था जो कि हर्षद मेहता कर रहा था, आर्टिफिशियल बाइंग करा करा के, मगर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो उस वक्त के लोगों ने सिर्फ नंबर्स देखे होंगे और तब उन्हें यही लगा होगा कि कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कंपनी की सेल्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और लोगों ने सिर्फ यही देखकर कंपनी में पैसा डाल दिया। ना कोई रिसर्च करी, ना कंपनी की सेल्स देखी कि भाई जितनी तेज़ी से ACC के स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या उतनी तेज़ी से इनकी ACC सीमेंट की सेल्स बढ़ी है? ऐसा नहीं। और अगर उन्होंने ऐसा देखा होता तो डेफिनेटली वो इस स्कैम से बच जाते। और इसीलिए हमें नंबर्स यानी स्टॉक्स की वैल्यूएशन को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है भी या नहीं। अब चौथा पॉइंट है थिंक लॉन्ग टर्म। हमें खुद को डेली फ्लक्चुएशन से अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स का डेली ऊपर नीचे होना पीपल्स साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। अब एक ही दिन में कोई कंपनी अच्छी या ख़राब तो हो नहीं जाएगी, तो अगर किसी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है तो आपको उसके पीछे का फंडामेंटल रीज़न समझना चाहिए, ना कि लोगों के मूड को, और फिर अपना डिसीजन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली कोका कोला के शेयर्स काफ़ी चर्चा में थे। लोगों ने ये कहा कि जो रोनाल्डो ने अपने सामने से कोका कोला की बॉटल्स हटा दी, इस वजह से उसके शेयर प्राइस इतने नीचे गिरे हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसी दिन जब मार्केट 9:30 पर ओपन हुआ तब ऑलरेडी कोका कोला के प्राइस
1.6% डाउन थे और रोनाल्डो ने बॉटल 9:43 AM पर हटाई। और उस दिन कोका कोला के शेयर प्राइस डाउन होने का एक और रीज़न था, वो ये है कि उसी दिन कोका कोला ने अपने शेयर्स एक्स डिविडेंड किए थे। और यूजुअली जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स एक्स डिविडेंड करती है तो उसके शेयर प्राइस गिरते ही हैं। तो जिन लोगों ने इस टाइम पैनिक होकर अपने शेयर्स बेच दिए होंगे तो उनका तो लॉस हो गया होगा। एक्चुअली इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोग अपना नुकसान करवा बैठते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर बिलीव इन पास्ट रिटर्न्स विदाउट एनी प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉमन सेंस। 1990 में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने बताया कि 1802 से स्टॉक मार्केट ने हर साल 7% का रिटर्न दिया है, तो इसलिए हम मिनिमम 7% का रिटर्न्स आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। 1990 के बाद जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरने लगा और जब 1995 में .com क्राइसिस आया, तब तो स्टॉक मार्केट जितना नीचे गया उतना नीचे उससे पहले कभी नहीं गया। तो इसलिए हमें पास्ट रिटर्न्स पर हमेशा यकीन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज भी लगानी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बाय लो एंड सेल हाई। मगर ज़्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वो तब अपने शेयर्स खरीदते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट उनके लिए बहुत अच्छा है, तब वो जाकर उस टाइम महंगे प्राइस पर शेयर्स खरीद लेते हैं। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो बेचते तब हैं जब मार्केट एकदम से नीचे होता है, जबकि उस वक्त वो महंगी चीज़ को सस्ते में बेच रहे होते हैं। अब जैसे जो लोहे का कबाड़ी वाले होते हैं वो अपना लोहा फैक्ट्रीज़ में तभी बेचते हैं जब लोहे का दाम ज़्यादा होता है, क्योंकि तब उनको उतने ही लोहे का ज़्यादा प्राइस मिल जाता है। गाइस, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग दो तरह की होती है, पहली एक्टिव इन्वेस्टिंग, दूसरी पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग में आप खुद अच्छी खासी रिसर्च करके स्टॉक्स खरीदते हो और इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है क्योंकि आप इसमें इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और हाँ, रिटर्न्स भी इसमें अच्छे होते हैं। और पैसिव इन्वेस्टिंग में हम ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जैसे इंडेक्स फंड खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। अब वॉरेन बफेट भी ज़्यादातर लोगों को इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। और रिसर्चर्स कई बार प्रूव कर चुकी हैं कि इंडेक्स फंड्स 10 में से 9 म्यूचुअल फंड से अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब पैसिव इन्वेस्टिंग का दूसरा तरीका है जो कि और भी ज़्यादा सेफ है बट इसमें रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं हैं, वो है किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लेना। अब जिन्हें बॉन्ड्स नहीं पता वो एक एग्जांपल से समझें। मान लेते हैं कि कोई कंपनी नई खुली है अभी और उसे पैसों की ज़रूरत है, तो वो पैसे दो तरीक़ों से रेस कर सकती है। पहला, वो लोगों से पैसे ले और उसके बदले में उन्हें उस कंपनी के शेयर्स दे दे, तो वो लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। अब कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों में ही उनकी हिस्सेदारी होगी। अब जो दूसरा तरीका है जिससे कंपनीज पैसा उठाती हैं वो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स यानी उधार। अब अगर आपने किसी कंपनी को 10,000 रुपये उधार दिए हैं तो उसके बदले में वो कंपनी आपको एक बॉन्ड पेपर इशू करेगी जिसमें ये लिखा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कंपनी आपको 10,000 के बदले 12,000, 13,000 या जितने भी पैसे देगी। अब फ़ायदा इसमें यह होता है कि कंपनी अगर बैंकरप्ट भी हो जाती है तो कंपनी अपने सारे एसेट्स नीलाम करेगी और उससे जो भी पैसा वापस मिलेगा तो वो पैसे में पहली प्रायोरिटी बॉन्ड होल्डर्स को दी जाएगी और उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। और ऑथर का ये मानना है कि आपको 25% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा सिक्योर हो सको, और बाकी बचे में से आपको स्टॉक्स या आप इंडेक्स फंड अगर खरीदना चाहते हो तो आप वो सब खरीद सकते हो। और गाइस, हमें हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करना चाहिए कि कहीं हमने कोई गलत स्टॉक तो नहीं ले लिया जो कि हम पहले ना समझ पाए। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक की इतनी तारीफ सुन ली होती है कि आप उसको चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते और आप ले लेते हो, जो कि आपका डिसीजन कई बार गलत भी साबित हो सकता है। गाइज, आज के टाइम में हम में से हर कोई बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है जो कि अपने अपने सेक्टर्स की जायंट होती हैं, मगर इन सक्सेसफुल कंपनीज़ में एक प्रॉब्लम होती है। वो ये है कि इनके शेयर्स के जो प्राइस होते हैं वो जस्टिफाइड वैल्यू, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है। मतलब यूजुअली हम इन कंपनीज़ के स्टॉक्स जब भी खरीदेंगे वो महंगे ही होंगे। तो क्या हम ये स्टॉक्स इग्नोर कर दें? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जितनी भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, बीच बीच में इन कंपनीज़ पर कई नेगेटिव केसेस भी होते रहते हैं या बीच बीच में इन पर कई कंट्रोवर्सीज़ भी होती रहती हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है इन कंपनीज़ के शेयर्स को ख़रीदने का, क्योंकि इस टाइम पर आपको महंगी चीज़ सस्ते में मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली एक ज्वेलरी कंपनी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में थी तो उनके शेयर प्राइसेस काफ़ी नीचे गिर गए थे। और ईयर 2002 में जॉनसन एंड जॉनसन में जब कुछ बवाल हुआ तो एक ही दिन में उनके शेयर्स 16% तक नीचे गिर गए। अभी विप्रो ने जब यूके की एक आईटी कंपनी जो कि कैप्का है, जब उसको एक्वायर किया तो उनके शेयर होल्डर्स को उनका ये डिसीजन पसंद नहीं आया और 2-3 दिन तक लगातार विप्रो के शेयर्स नेगेटिव में ही थे। तो गाइस, ये बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टिंग का।
तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।